जब दुनिया पर रह रहकर जंग की छाया पड़ रही है, जब हर दूसरे दिन ईरान अमेरिका की टेंशन पर युद्ध का ट्रिगर दबने की आशंका वाली खबरें आ रही हैं, उधर रूस यूक्रेन जंग तो अभी चल ही रहा है। गाजा वाला मामला भी अभी उलझा ही हुआ है, पूरी तरह से नहीं सुलझा है। तो दुनिया की निगाहें जमी हैं ग्लोबल गुड का मंत्र लेकर चल रहे भारत पर, दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट पर, और इस समिट से निकले पीएम मोदी के मानव विजन पर, MANAV। नए भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर वो आतंकवाद और आतंक को प्रायोजित करने वालों के लिए कितना बेरहम हो सकता है। वो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुनिया में अपनी सबसे तेज रफ्तार की इकोनॉमी को बनाकर चल सकता है। अब उसी नए भारत ने एआई को लेकर उठते तमाम भ्रम, भय और नेगेटिव भावनाओं को अपना पॉजिटिव विजन बनाकर आगे बढ़ने का काम किया। पीएम मोदी का वो विजन आखिर है क्या? क्यों दुनिया मानती है कि एआई पर विजन मोदी ज्यादा मानवीय और मैसिव है? आज की एक्स्ट्रा क्लास में इसी का चैप्टर। आज आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने ग्लोबल फ्यूचर में भारत की भूमिका की प्रस्तावना एआई की कलम से लिख दी है। क्या वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से लेकर यूएई, ब्राजील के राष्ट्रपति और यूएन के महासचिव कह रहे हैं कि एआई के लिए सबसे सही जगह अगर कोई है तो वो भारत है। और हां, उधर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। वहां पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भैया एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, इसका मतलब उनके लिए है ऑलमाइटी इंडिया। यह भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया में आने वाला समय क्या हिंदुस्तान के लिए एक बड़े अवसर से भरा है? 140 करोड़ की आबादी के देश के लिए एक दशक में तैयार हुई एयर स्ट्रिप से क्या एक शानदार तरीके से टेक ऑफ करने का समय आ गया है? क्या यूपीआई क्रांति के बाद एआई नए भारत के लिए एक अगला ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? बीते एक दशक में बदले भारत की कहानी दुनिया की जुबान पर है। And I want to start with a story. 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people. भारत की इसी ऐतिहासिक डिजिटल पहचान ने एआई सेक्टर में भारत को एक बेहद दमदार पार्टनर के तौर पर रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने ग्लोबल लेवल पर भारत के अपने नए एम्बिशन और टारगेट को साफ भी कर दिया है। हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इंसान ने हर डिसरप्शन को एक नए अवसर में बदला है। आज हमारे सामने फिर ऐसा ही अवसर आया है। हमें मिलकर इस डिसरप्शन को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है। अवसर सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह अवसर दुनिया की सबसे बड़ी और युवा आबादी वाले देश के लिए। लेकिन सच ये भी है कि जितनी उम्मीदें हैं उतने ही सवाल भी। खास बात यह है कि एआई से जुड़े ये सारे सवाल तेजी से ट्रांसफॉर्म होती टेक्नोलॉजी और दुनिया में गहराते आर्थिक और सामरिक संकट के बीच
और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या एआई इंसानों पर नियंत्रण कर लेगा? क्या एआई हमारे डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा है? फ्रेंड्स, आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है, और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। एआई को लेकर भय नहीं, बल्कि इसे लेकर भारत ने अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एआई को तेजी से अपनाने से देश की प्रोडक्टिविटी और एक्सीलेंस में महत्वपूर्ण वृद्धि से 2035 तक भारत की जीडीपी में 44,07,000 से 52,88,400 करोड़ रुपए यानी करीब 500 से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि देश के भीतर नौकरियों का स्वरूप बदलेगा। कारोबार और व्यवसाय में एआई एक निर्णायक बढ़त देगा। यानी एआई के आने के बाद कई नए सेक्टर खुलेंगे जहां देश के युवाओं के लिए शानदार संभावनाओं के मौके बनेंगे। आने वाले समय में एआई सेक्टर में भारत को क्यों इतना बड़ा दावेदार माना जा रहा है, इसकी ठोस वजह आपको बताता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के प्रमुख उद्योगों में एआई को अपनाने की दर लगभग 48% तक पहुंच गई, जो यह बता रही है कि बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लगभग आधे संगठन अब किसी ना किसी तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान यह है कि आने वाले कुछ सालों में एआई यूज की दर मोटे तौर पर 7-8% की दर से बढ़ती चली जाएगी। करीब 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत एआई मार्केट के लिए एक बड़ा कंज्यूमर तो है ही, इसके साथ ही दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश होने के नाते एआई डेवलपमेंट में भी एक शानदार स्टेक होल्डर है। इसे आप ऐसे समझिए कि दुनिया के टॉप आईटी प्रोफेशनल्स में इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स दूसरे नंबर पर आते हैं। यही इंटेलिजेंट वर्कफोर्स मोदी का भरोसा है और भारत की ताकत। 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये बात आपने कई बार कई मंचों से सुनी होगी। पीएम मोदी ने ग्लोबल मंचों पर कई बार इस बात को दोहराया है, खासकर वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के उभार के रूप में। इसमें कोई शक नहीं कि एआई तकनीक में दक्षता जिस भी देश के पास होगी, वही दुनिया पर राज करेगा। तो सवाल यह है कि एआई के क्षेत्र में आज भारत कहां खड़ा है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में आज के भारत की स्थिति देखिए। आज भारत दुनिया में एआई इनोवेशन, टैलेंट और एआई को लेकर पॉलिसी बनाने के पैरामीटर पर दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। खास बात यह है कि भारत ने सिर्फ 1 साल के भीतर ही 7वीं पोजीशन से 3री पोजीशन हासिल की है। चीन की तुलना में भारत सिर्फ 15 अंकों से पीछे है। यह अंतर भारत के युवा टैलेंट और सरकार की एआई को लेकर गंभीरता से बहुत तेजी से खत्म हो सकता है और भारत चीन से आगे भी बढ़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएस और चाइना हमसे आगे हैं। उन्होंने काफ़ी इसमें पहले से ही इन्वेस्टमेंट लगाए थे और आगे हैं, लेकिन अभी हमने दिखा दिया है कि वी कैन इन इंडिया, वी कैन ऑल्सो डू दिस। तो ये अभी हमारा क्लॉक स्टार्ट होता है। भारत एक अगर देखा जाए 4-5 साल के टाइमलाइन में भारत इसलिए आगे होगा क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है।
प्राइम मिनिस्टर सर से मैं जब मिला, उन्होंने बताया कि भारत में वो उत्साह है, हम लोग पॉजिटिव रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, और जब हम इसको पॉपुलेशन स्केल में डिप्लॉय कर पाएंगे, उसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा यूसेज में और मॉडल को और इम्प्रूव करने में, वो साइकिल अगर स्टार्ट हो गया तो भारत बहुत जल्दी इसमें लीप फ्रॉग करेगा। जो हिंदी में शब्द है अतिक्रम, हम क्रम में नहीं चलना चाहते, हम अतिक्रम करना, लीप फ्रॉग करना चाहते हैं, और इसमें हम कर पाएंगे। दुनिया को भरोसा है मोदी के इसी विजन पर और भारत के संकल्पबद्ध इनोवेशन पर। कोविड के वैश्विक महामारी से लेकर युद्धों से फैली अशांति और आर्थिक अस्थिरता के दौर में भारत ने जिस तरह फोकस्ड होकर अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था को कायम रखा है, वैसा कोई दूसरा देश नहीं कर सका। यही वजह है कि मोदी के दोस्त जब उनसे मिलते हैं तो भारत के इनोवेशन और मोदी के आइडियाज के कायल हो जाते हैं। सवाल यह है कि हर भारतीय और खासकर युवा कौन सी तस्वीर पर गर्व करेगा, कौन सी तस्वीर उसके सुनहरे भविष्य के रास्ते से जोती है। ग्लोबल एआई समिट में नई उम्मीदों के साथ उतरा भारत, या इसी ग्लोबल स्पॉट पर कांग्रेसियों का अर्धनग्न होकर किया गया भद्दा प्रदर्शन? क्या देश की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस और उसके नेता अपनी कुंठा के गहरे कुएं में देश की मर्यादा और सम्मान दोनों को डुबो देना चाहते हैं? क्या कांग्रेस की सियासी अक्षमता अब अराजकता का रूप ले चुकी है? इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। नरेंद्र मोदी जी एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह अलग बात है, वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं। वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। क्या देश के युवाओं के भविष्य के लिए बनते रास्तों ने कांग्रेसियों को बेचैन कर दिया है? हद तो यह है कि एआई ग्लोबल समिट के दौरान हुए इस सतही प्रदर्शन को भी कांग्रेसी जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, टॉपलेस कांग्रेसियों की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए। लेकिन सच यह है कि देश के लोगों के साथ ही कांग्रेसियों के इस कृत्य को उनके सहयोगी तक गलत बता रहे हैं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है। देखिए, ऐसे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाजपा ने आंदोलन किया था, अन्ना के आंदोलन के माध्यम से हमें भी बहलाया गया था और दुनिया भर में बदनामी की गई थी कि भारत एक भ्रष्ट देश है, तब भाजपा ने ऐसे किया था। तो ऐसे कोई भी पार्टी ना करे, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि गलगोटिया हो या प्रधानमंत्री जी के जो और जो रेल मंत्री है उनके साथ जो सिक्योरिटी हो, वो जो पूरा बंदोबस्त लगाया गया था, कल भी मेलो मेल चल रहे लोग, तो ये भी उचित नहीं है। ये प्रोफेशनल समिट है, इसे प्रोफेशनली ही कंडक्ट किया जाए, पॉलिटिकली कंडक्ट नहीं किया। करीब 12 साल की सत्ता से बेदखली ने कांग्रेस और उसके नेता को कितना बेचैन, कितना बेसब्र कर दिया है, इसे समझा जा सकता है। तो क्या कांग्रेस को हर उस तस्वीर से चिढ़ हो चुकी है जो भारत के भविष्य को चमकदार बनाने वाली है? क्या कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि भारत में मोदी की एआई क्रांति का रोड मैप सत्ता में कांग्रेस की वापसी के रास्ते कहीं हमेशा के लिए बंद न कर दे? ये बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का
सही इम्पैक्ट दिखे। और सही इम्पैक्ट तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लेते हैं। फ्रेंड्स, कोविड ग्लोबल पैंडेमिक के समय दुनिया ने देखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वैक्सीन विकास से लेकर सप्लाई चेन तक, डेटा साझा करने से लेकर जीवन बचाने तक सहयोग ने ही समाधान दिया। मोदी का विजन बियॉन्ड हॉरिजन इसीलिए कहा जाता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत में एआई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 2024 की एक स्टडी के मुताबिक भारत की करीब 87% कंपनियां किसी न किसी रूप में एआई का सक्रिय उपयोग कर रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स में एआई अडॉप्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एआई अडॉप्शन करीब 68% है, टेक्नोलॉजी में 65%, फार्मा और हेल्थ में 52%, एफएमसीजी रिटेल में 43%, मैन्युफैक्चरिंग में 28%, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में 22% और मीडिया और एंटरटेनमेंट में करीब 12% एआई एडॉप्शन था 2024 में। तो एक सेक्टर नहीं है बॉस, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ और फाइनेंस से लेकर डिफेंस तक के सेक्टर में भारत एआई को बड़े गेम चेंजर के तौर पर देख रहा है, और पीएम मोदी की भाषा में कहें तो एक शानदार अवसर के तौर पर। अपने विजन इंडिया 2047 के साथ चल रहे मोदी ने देश के युवाओं के लिए भविष्य की जमीन तलाश ली। तभी तो मोदी कहते हैं कि एआई का भय नहीं, भारत के भाग्य को बदलने का माध्यम है, और मोदी इस अवसर से देश के युवाओं को चूकने नहीं देने वाले। मोदी ट्रांसफॉर्म होते ग्लोब को समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत के युवाओं के लिए एआई सिर्फ एक करियर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक आर्थिक अवसर भी है। ठीक वैसे ही जैसे साल या कहिए कि 90s में या 2000 में आईटी बूम और फिर 2010 में मोबाइल इंटरनेट क्रांति के बाद का माहौल था। फर्क बस इतना है कि एआई का असर सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे खेती से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवा, कानून, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर तक हर क्षेत्र बदलने जा रहा है। इसी वजह से भारत के युवाओं के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। एआई को लेकर असली प्रतिस्पर्धा यहाँ है, यानी भारत, अमेरिका और चीन के बीच। अब सवाल यह है कि एआई की इस दौड़ में किस में बाजी मारने की ताकत है, क्योंकि दुनिया इस बात को मान रही है कि एआई सेक्टर में भारत आने वाले 5 सालों में दुनिया को चौंका देने वाला है। आखिर भारत की ताकत है क्या? भारत के पास डाइवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सक्सीड करता है वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन and develop in India. Deliver to the world. Deliver to humanity. 140 करोड़ की आबादी वाला नया भारत, दुनिया का सबसे युवा देश भारत, जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। एक बड़ा टैलेंट पूल है, एक ऐसा टैलेंट पूल जो अगर सही दिशा में चला तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका में 35 साल से कम उम्र के युवाओं की आबादी करीब 50 से 55% है। चीन में 40%, जबकि भारत में 65% युवा आबादी है जो 35 साल से कम आयु वर्ग की है। नई तकनीक और इनोवेशन के लिहाज से भारत कहीं ज्यादा युवा टैलेंट से भरा हुआ है। ये बात भी दीगर है कि आईटी सेक्टर में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर चीन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं।
एक और अहम बात ये कि अमेरिका के एआई इकोसिस्टम में भारतीय मूल के प्रोफेशनल और रिसर्चर बहुत असरदार भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका की टेक लीडरशिप में भारतीय मूल के 3 सीईओ आते हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और कोपायलट के सत्या नडेला और आईबीएम के अरविंद कृष्णा। इससे ये समझना मुश्किल नहीं कि एआई सेक्टर में भारतीय टैलेंट किस लेवल का है। देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और ग्लोबल एआई प्रोफेशनल, इनके सामने भारत ने अपने शानदार भविष्य के दरवाजे खोल दिए। एआई और भारत को लेकर जो उम्मीदें हैं वो फलक पर हैं। इसे आप एआई इंपैक्ट समिट में पहुंचे दिग्गजों की भाषा से समझ सकते हैं। आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। एक्सेलेंसी, युग चाहे कोई भी रहा हो, एथिक्स हमेशा ही चर्चा के केंद्र में रहा है। अंतर बस इतना आया है कि पहले अनएथिकल बिहेवियर का दायरा बहुत छोटा होता था, लेकिन एआई में इसका दायरा असीमित है, अनलिमिटेड है। इसलिए एआई के लिए हमें एथिकल बिहेवियर और नॉर्म्स का दायरा भी असीमित बनाना होगा। भारत में एआई क्रांति एक बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रही है डिफेंस सेक्टर में। ऐसा माना जा रहा है कि न्यू एज वॉर में भारत अपने एआई स्किल की बदौलत और ज्यादा ताकतवर और प्रिसाइज होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। और फोर्स मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि जो आपके पास फोर्स है उसको ऑप्टिमली कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस द बोर्ड काम करेगी। सर्वेलेंस में काम करेगी, लॉजिस्टिक्स में काम करेगी, साइबर सिक्योरिटी में काम करेगी, डिसीजन मेकिंग में काम करेगी। एआई इंपैक्ट समिट में डिफेंस सेक्टर में एआई के इस्तेमाल को लेकर भी कई डिस्प्ले दिखे, जिनके इस्तेमाल का मतलब इंडियन फोर्सेस का और ज्यादा प्रिसाइज हमले करना और दुश्मन के दुस्साहस का मारक जवाब देना है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर 5 ड्रोन एक साथ आ रहे हैं, उनमें वो ड्रोन अपना है या एनिमी कंट्री का है और किस ड्रोन को मार गिराना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये कैसे वर्क करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूरी तरीके से लैस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने मैक्सिमम ड्रोन जो है वो फायर किए, फिर उनको मार गिराया गया। और इस तकनीक के बारे में समझने के लिए सत्यजीत हमारे साथ हैं। बेसिकली सर, ये लोरा कम्युनिकेशन रेंज के ऊपर काम करता है। ये एक IFA मॉड्यूल है जिसको हम ड्रोन के ऊपर रख देंगे। ये मॉड्यूल जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है उसके साथ वो कम्युनिकेट करके अपने लोकेशन और उसका डिस्टेंस, बियरिंग, ऑल्टीट्यूड हमें देता है। इससे हमारा जो बेनिफिट होता है, ऑपरेशनल बेनिफिट, हमें ये आइडेंटिफाई करना और उनको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है कि कौन सा हमारा ड्रोन है और कौन सा दुश्मन का ड्रोन है। तो इससे मेरा क्या होता है, एज ए एयर डिफेंडर और एयर डिफेंस वॉरियर, मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है किस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना है और किसको नहीं करना है। बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है, जमीन पर भी भारतीय सेना अपनी क्षमताओं और इक्विपमेंट्स को एआई एनेबल्ड कर रही है। जैसा कि ये आदित्य एआई जो ग्राउंड पर दुश्मन को डिटेक्ट कर उसकी तबाही का पूरा डेटा पलक झपकते सेंटर तक भेजता है। एआई अभी जैसे कि आप देख रहे हैं सभी क्षेत्रों में आ रहा है, तो उसी प्रकार से हमारा
एक मिशन है आर्मी का कि जो हमारे पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं उनमें भी AI इंटीग्रेट करके उनको थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए। ये उसी की तरफ एक और पहल है कि जो पुराने हमारे रडार्स हैं उनमें AI इंटीग्रेट करके उनको और एक्यूरेट और एफिशिएंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आदित्य सॉफ्टवेयर है जो इंडियन आर्मी का खुद का इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है। ये ग्राउंड पर अगर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसके साउंड से डिटेक्ट कर लिया जाता है कि किस प्रकार का जो टारगेट है वो मूव कर रहा है, और उसको लॉक कर अगर एक्शन लेना है तो जो ग्राउंड पर बैठा हुआ सोल्जर है वो आसानी से उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। नभ, थल और जल तीनों ही स्तरों पर भारतीय सेना AI टेक्निक को डिप्लॉय कर रही है। वजह है तेजी से बदलती युद्ध तकनीक और तीव्रता। समंदर की सीमा में दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को भारतीय नेवी तैयार है। AI तकनीक और अपनी दक्षता के साथ इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है ट्राइडेंट नेत्रा। हम अपने समुद्री सीमा को सिक्योर करने के लिए कोई बाहर से एनिमी एंटर ना करे, क्या क्या मैरीटाइम सर्विलेंस में होता है और ये वर्क कैसे करता है? इसमें से हमारे पास बेसिकली मैरीटाइम सर्वेलेंस एप्लीकेशन है। इसमें हम सैटेलाइट डेटा, रडार डेटा, सोनार डेटा, डिफरेंट ड्रोन्स का डेटा कैप्चर करते हैं, डिफरेंट सर्वेलेंस प्लेन्स का डेटा जैसे PATI वगैरह कैप्चर करते हैं। उनके बेसिस पे एनालिसिस रन करते हैं, चेंज डिटेक्शन करते हैं, जिनसे हमें सर्वेलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लाइक कि कल आप A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हो तो यू आर फॉलोइंग ए सिंपल रूट, और अगले दिन आपने अपना रूट चेंज किया तो क्यों रूट चेंज किया, वाई, व्हेन एंड हाउ, द 3 W's यू आर मतलब बेसिकली रिक्वायर्ड कि 3 W's क्या है, क्यों चेंज किया, कब चेंज किया और कैसे चेंज किया। तो इस बेसिस पे ये पूरी एप्लीकेशन वर्क करती है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत का पहला बड़ा AI एनेबल्ड ऑपरेशन माना जाता है, जिसकी बदौलत सिर्फ 4 दिनों में भारतीय जवानों ने मुनीर और उसकी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारत के AI इम्पैक्ट समिट के बाद तो पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को लानतें भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत AI समिट कर रहा है और हमारे हुक्मरान अपने लिए भीख मांगने निकले हैं। सोशल मीडिया पर तो युवा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अराजकता के धुएं में देश के युवाओं का भविष्य तबाह करने में लगी है। कांग्रेस के कारनामे और उसको भी प्रमोट कर रहे कांग्रेस के नेताओं पर पब्लिक का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी फूटा। सच्चाई देश जानता है। देश ने एक दशक में चलकर अपनी एक भरोसेमंद और शानदार छवि बनाई है, वरना वो दौर भी था जब कांग्रेसी वित्त मंत्री और नेता मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को शिगुफा बताते संसद में उनका मजाक उड़ाते थे। आज उसी डिजिटल इंडिया की तारीफ दुनिया करती है। अब बारी AI क्रांति की है और मोदी संकल्प ले चुके हैं, क्योंकि ये मुद्दा भारतीय युवाओं के सुनहरे भविष्य से जुड़ा है, भारत से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में बात पाकिस्तान की। कहा जाता कि बड़ी जीत वो नहीं है जिसे हथियारों से हासिल किया जाए, सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो जाए। ये बात करीब 2500 साल पहले चीन के दार्शनिक सुन त्सू ने कही थी, और 21वीं सदी के 26वें साल में यह बात चीन के कर्जदार और गुलाम पाकिस्तान पर सटीक बैठती, जिस पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली। महज महीने भर बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसने वाला है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने तकरीबन 7 दशक पुराने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब पाकिस्तान को कम ही सही लेकिन पानी मिल रहा था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के 10 महीने बाद पाकिस्तान पर पहली वाटर स्ट्राइक होने वाली। रावी नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि देश के किसानों के काम आएगा, क्योंकि रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी डैम करीब करीब पूरा हो चुका है और मार्च में डैम को पूरी तरह शुरू करने की तैयारी। इसलिए पाकिस्तान अभी से आंसू बहाने लगा है। हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत को विस्तार से बताती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फरवरी में पाकिस्तान को मई वाले मंजर का डर क्यों? पाकिस्तानियों को क्यों फिर से जंग का खौफ सता रहा है? पाकिस्तान में पानी को लेकर फिर से हाहाकार क्यों मचा है? कराची में कामरान के अब्बा ने
कनस्तर कंधे पर टांग लिए हैं। सियालकोट की जुबैदा खातून अपने पूरे खानदान के साथ टैंकर के सामने डटी हुई हैं और लाहौर के कमरुद्दीन को प्यासा मरने का खौफ सता रहा है। फरवरी का महीना है, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना के मुल्क के मई जून तक रेगिस्तान में तब्दील होने की मुनादी हो रही है। एक मुल्क जो अपनी नस्लों को नफरत की तालीम देता रहा है, एक मुल्क जिसका वजूद ही आतंक की नींव पर पड़ा है, एक मुल्क जिसके होने न होने से दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, उस मुल्क के साथ ऐसा ही होता है और पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तानी तड़प रहे हैं, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान में बिना पानी का ये मातम यूं ही नहीं है और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पड़ोस के आतंकी मुल्क में पानी के लिए हाहाकार अभी और बढ़ने वाला है। सिंधु जल समझौता रुकने की सजा पाकिस्तान अब अच्छी तरह से भुगतने वाला है। जल्द ही रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का भुक्का पानी बंद होने जा रहा है क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध का काम अब पूरी तरीके से हो चुका है। 31 मार्च 2026 तक इसका काम पूरी तरीके से हो जाएगा, जिससे साफ तौर पे जम्मू कश्मीर के किसानों को और पंजाब के किसानों को फ़ायदा मिलने जा रहा है। तकरीबन 32,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है, चाहे वो कुटवा के लोग हो, सांबा के लोग हो, वहाँ के किसानों को फ़ायदा मिलेगा सिंचाई के लिए। तो वहीं 5,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो पंजाब के लोगों को सिंचाई के लिए फ़ायदा मिलेगा। रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी डैम बनकर करीब तैयार है। डैम का काम अंतिम चरण में है और अगले महीने यानी मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद रावी नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा बल्कि देश के किसानों के काम आएगा। डैम के बन जाने से जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों की करीब 32,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके साथ ही पंजाब में करीब 5,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को पानी मिलेगा। यानी डैम के पूरी तरह तैयार हो जाने से 37,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को फायदा पहुंचेगा। इतना ही नहीं, कई मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। और ये बात जम्मू कश्मीर के जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा ने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताई। ये तो बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी कि जो पैसा हमारा जो पानी नजायज पाकिस्तान में जाता था और वो पैसा हमारे लोगों को उस पानी से हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं होता था। और खाली ये कंडी जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सालों साल से पड़ा हुआ था, जो पेंडिंग था, और ये आज चालू हुआ है। तो इसका चालू होना चाहिए और ये इसके लिए मुबारकबाद आपको भी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा उमर साहब ने जो पीछे जब असेंबली में बोले थे तो उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट ये भी है कि जम्मू शहर में पानी की बड़ी कमी है। अखनूर से जो पानी डाइवर्ट करके दरिया से हम जम्मू शहर को लाना चाहते हैं और ये तभी है कि जैसे ये ट्रीटी अब सस्पेंडेड है तो इसका फ़ायदा हम उठाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चिनाब दरिया का पानी डाइवर्ट करके जम्मू शहर को देने से जम्मू शहर को फ़ायदा होगा। रावी नदी उन नदियों में शामिल है जिन पर भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले पानी को रोकने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इसी वजह से हर साल बड़ी मात्रा में पानी बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान की ओर बह जाता था। पानी का इस्तेमाल अभी तक पाकिस्तान करता था। सियालकोट शकरगढ़ इलाके में जो पानी था वो जाता था और इससे पाकिस्तान को काफ़ी करोड़ों का फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद साफ कहा गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के पहलगाम वाले पाप के बाद ही भारत ने साफ कर दिया था, कह दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा और अब इसका पक्का इंतजाम हो चुका है। अब जरा इस डैम का किस्सा भी जानिए। रावी नदी पर इस परियोजना की कल्पना 1979 में की गई थी। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। विवादों के चलते ये योजना दशकों तक अटकी रही। 2018 में मोदी सरकार के दखल के बाद काम ने रफ्तार पकड़ी और अब 46 साल बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। यानी 7.5 दशक तक रावी के पानी से पाकिस्तान मौज करता रहा और देश के किसान तरसते रहे।
लेकिन अब भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा और पाकिस्तान बस मुंह देखता रहेगा। और ये काम कैसे हुआ ये भी समझिए। इस प्रोजेक्ट का काम 2001 में शुरू हुआ था, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हस्तक्षेप के बाद इसको राष्ट्रीय मिशन मोड पर लाया गया और पूरी तरीके से तेजी से इस काम को किया गया। लेकिन अब पूरी तरीके से जो रावी नदी का पानी था वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, लेकिन अब शाहपुर कंडी बांध जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मार्च के आखिरी तक ये जो काम है वो पूरी तरीके से हो जाएगा और जो पानी है रावी नदी का वो जम्मू कश्मीर के किसानों को और साथ में जो पंजाब के किसान हैं उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही हमें ये इसका फ़ायदा होने वाला है। ये परियोजना जो है सिरे चढ़ रही है और मैं इस काम के लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कई वर्षों से ये जो प्रोजेक्ट है ये ठंडे बस्ते में पड़ा था, केंद्र सरकार की इंटरवेंशन से ये आज काम पूरा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो 32,000 हेक्टेयर भूमि जो उपजाऊ नहीं थी, उस भूमि पे कुछ नहीं उगता था, जिसको कंडी कहते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट से आज कंडी नहीं रहेगी। हजारों हमारे जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिलने जा रहा है। और 70 वर्ष में लगभग 60 वर्ष इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इस प्रोजेक्ट की ओर नहीं देखा। ये मोदी सरकार जब से पावर में आई है, ये जो प्रोजेक्ट शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है हमारे कंडी क्षेत्र को मिलेगा। यहाँ सिंचाई, उनकी जो भूमि थी वो बंजर थी, उसके बाद अब उनको सिंचाई मिलेगी। साफ है कि मार्च के बाद पाकिस्तान की प्यासा मरने की नौबत आने वाली है। इसलिए फरवरी के महीने में ही पाकिस्तानियों ने टेसुए बहाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी अब नमक ही खाएंगे क्योंकि पानी तो मिलने से रहा। इसीलिए पाकिस्तानी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, सिंधु समझौता बहाल करने की भीख मांग रहे हैं। वैसे ये समझौता है क्या, इसे भी समझिए। पंडित नेहरू ने 1960 में पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल समझौते पर साइन किया। समझौते के जरिए सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। एक्सपर्ट्स की सलाह को दरकिनार कर पंडित नेहरू ने पाकिस्तान की लगभग शर्तों को माना। इस शर्त पर भी साइन कर दिया गया कि इस समझौते में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसी शर्त किसी संधि में नहीं होती। नेहरू यहां तक मान गए कि नदियों पर बने बांधों की गाद भी पाकिस्तान से पूछे बिना नहीं हटाई जाएगी। पाकिस्तान इन नदियों से नहर निकाल सके, भारत के खजाने का मुंह भी उन्होंने खोल दिया। पाकिस्तान इसके लिए 62 करोड़ पौंड चाह रहा था, नेहरू जी ने 83 करोड़ पौंड दे दिया, करीब 30% ज्यादा। स्क्रीन पर सिंधु जल समझौते का वही दस्तावेज अभी आप देख रहे हैं। इसमें 62 करोड़ पौंड की रकम का जिक्र आपको दिख रहा होगा। दरियादली दिखाते हुए नेहरू जी ने 83 करोड़ पौंड दे दिए। आज की तारीख में जो 5,500 करोड़ रुपए के बराबर है, ये वो रुपए थे जिसे अगर तब जम्मू कश्मीर में नहरों का जाल बिछाने पर खर्च किया जाता तो 60 के दशक में ही जम्मू कश्मीर के किसानों की कमाई 2 से 3 गुना बढ़ जाती। पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक किसानों का भला हो जाता। दूसरी बात ये कि समझौते की आड़ में भारत के हर प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान अड़ंगा लगाता रहा। सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद इस्लामाबाद के सभी नाकारा हुक्मरान एक सुर में गा रहे थे कि पानी की जगह खून बहेगा, मिसाइलें चलेंगी, जंग होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अब आतंकी मुल्क की सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है। पाकिस्तानी पानी की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी भी जानते हैं और मानते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे शरीफ खानदान हो या फिर रावलपिंडी वाला मुल्ला मुनीर, किसी से कुछ नहीं होने वाला। पड़ोस का आतंकी मुल्क बूंद बूंद को तरसने वाला है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। किश्तवाड़ में दुल्हस्ती प्रोजेक्ट के सेकंड फेज को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 260 मेगावाट बिजली बनेगी। इससे पहले सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई थी। ये दोनों प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर बनाए जाएंगे। इसके बाद भारत अब एक और प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाने जा रहा है। झेलम नदी पर वुलर बैराज, जिसे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, उस प्रोजेक्ट के काम में अब तेजी लाई जाएगी। सिंधु समझौते की वजह से यह प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से अटका हुआ था।
हम इस समय सोपोर में हैं और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे ठीक वही जगह जहां पर इस वलर बैराज का काम आज से करीब 4 दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के होते हुए कई बार इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। सबसे पहले काम शुरू हुआ था 1984 में और 1984 में तब की सरकार ने वलर बैराज का काम शुरू किया था ताकि झेलम नदी के अंदर पानी की लेवल हमेशा से बरकरार रहे और ख़ास तौर पर वलर लेक में पानी रहे, क्योंकि जो आप तस्वीरें सामने देखेंगे ये वलर लेक है जो कि एशिया का सबसे बड़ा लेक है। मानसून में इस लेक का जो एरिया है वो तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर तक चला जाता है और सर्दियों में इसका जो एरिया है वो 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर तक रह जाता है। तो पानी को रेगुलेट करने के लिए वलर बैराज प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। वुलर डैम का निर्माण साल 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन 1989 में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की करतूतों से काम रोकना पड़ा था। हालात थोड़ा सुधरे तो 2010 में परियोजना को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन 2012 में सोपोर में आतंकी हमले के बाद मजदूरों को काम छोड़कर भागना पड़ा और काम फिर से ठप हो गया था। और आप सामने देखेंगे जो बैराज का बांध था उसे फिर तोड़ दिया गया और ताकि जो पानी है वो फिर एक बार उसी तरीके से चले जिस तरीके से पहले चल रहा था। और बैराज के काम करते समय जो है इस बैराज जो झेलम नदी है यहाँ पर उससे डाइवर्ट भी किया गया था ताकि बिना किसी दिक्कत के इस बैराज का काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि झेलम नदी सबसे पहले जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर झेलम नदी वलर के साथ मिलती हैं और फिर यहाँ सोपोर में वलर ख़त्म होता है। उसके बाद दोबारा से पानी जो है वो बारामुल्ला से होते हुए POK की तरफ रवाना होता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के चलते इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। अब जबकि शांति है और स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है तो जम्मू कश्मीर सरकार एक लक्ष्य के तौर पर, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर निलंबित किया गया है तो इसका फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए। और शुरुआत शाहपुर कांडी डैम से हुई थी और अब जाके सरकार इस वुलर बैराज को भी इसका भी नवनिर्माण करने की सोच रही है और साथ ही साथ ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को दोबारा रेस्टोर किया जा रहा है, उन पर दोबारा से काम शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर झील एशिया में मीठे पानी की बड़ी झीलों में से एक है। हाल में सरकार ने जम्मू कश्मीर के 14 टूरिस्ट प्लेस को फिर से खोलने का फैसला लिया है। इनमें वुलर झील भी एक है। यानी सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई में पाकिस्तान का पानी परमानेंट बंद करने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए इस्लामाबाद के हुक्मरानों को लेकर कराची के स्टूडियो में बैठे पत्रकार सब नीलम झेलम के नगमे गा रहे हैं। फरवरी की सर्दी में पाकिस्तानियों को जून की गर्मी में गला सूखने का मंजर नजर आ रहा है। जमाने भर से खैरात मांगकर जिन्ना के मुल्क का चूल्हा जल रहा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों की थाली से नून तेल पहले ही गायब है। अब पानी भी नसीब नहीं होगा, लेकिन डींगे हाँकने में पाकिस्तान पीछे नहीं रहता। जंग के मैदान में हर बार मार खाता है, लेकिन जिन्ना का मुल्क बाज नहीं आता। वैसे शरीफ खानदान हो या मुनीर के प्यादे हो, ऐसी गीदड़ भपकियां देते रहते हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान के पास महज महीने भर का वक्त बाकी है, जिसके बाद भी अगर पड़ोस का आतंकी मुल्क नहीं सुधरा, जिसकी उम्मीद तो बेमानी ही है, तो इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक के दहशतगर्दों का प्यासा मरना तय समझिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.